आलिया कैसर और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, मेरे साथ ही मेज़बान भी हैं, आज के पैनल का हिस्सा भी हैं, तज़कियाकार भी हैं, नवीद सती साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जावेद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और आज की मेहमान शख्सियत सामीन एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका आज स्टूडियो में जिन्हें हमने दावत भी दी और यकीनन हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें क्या चीज़ें हमारे लिए दुरुस्त हैं और कौन सी गाइडलाइन में हलाल करार दी जाती हैं, उस हवाले से उसको बाकायदा तौर पर जांचना, परखना और फिर उसकी हलाल सर्टिफिकेशन, इसके हवाले से हम बात करेंगे, जानेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमारा तसव्वुर भी बाज़ औक़ात नहीं होता, क्या वाकई वो हलाल हैं या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अख्तर बॉगी साहब का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर रेडियो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे इस अथॉरिटी के बारे में ही जान लेते हैं, ये अथॉरिटी क्या है, इसका क़याम अमल में क्यों लाया गया, कब लाया गया और क्या अगराज़ व मकासद हैं इसके। देखिए, पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी का जो एक्ट है वो 2016 में बना है जी, और इस अथॉरिटी ने जो फंक्शनल काम शुरू किए हैं वो 2020 से, और आई एम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड इन अप्रैल 2020, लेकिन थोड़े से कोविड के इश्यूज और दूसरे इश्यूज़ की वजह से कुछ पेस इसकी थोड़ी स्लो रही है, बट अदरवाइज इट इज़ ऑन द मार्क। अब जहाँ तक इस अथॉरिटी के क़याम का ताल्लुक़ है, तो ये तो आप और हमें सबको पता है कि हम बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमें बड़ा ये तजस्सुस रहता है कि जो हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आया वो हलाल हैं कि नहीं है। फिर और जो भी हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें, जैसे ख़वातीन के मसाइल है, कॉस्मेटिक्स है, ये सारी चीज़ें। और अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में तो ये चीज़ फिर भी अभी कम है कि हम हलाल की सर्टिफिकेशन मांगे, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, दूसरी मुल्कों में चले जाएं, तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है वहाँ पे, और वहाँ का जो भी कंज्यूमर, स्पेशली मुस्लिम कंज्यूमर जो है, वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही चाहता है जी। बिल्कुल बोगी साहब, ये अगर हम देखें तो बहुत बड़ी डिमांड थी पाकिस्तान में भी, और फिर दूसरा आपने जिक्र किया कि मुख्तलिफ ममालिक में, ज़ाहिर है हम मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। अब क्या जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जाती है कि ज़ाहिर है इससे पहले तो हम मैक्सिमम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, इससे कितना वॉल्यूम में तब्दीली नज़र आएगी? ज़ाहिर डेफिनेटली अभी तो कोविड है, लेकिन इसमें आपने पैरामीटर सेट किए होंगे। देखिए, इसमें आपकी सोच और आपके ज़ाविये के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लेते किस तरह से हैं। अगर एक आधा गिलास खाली है या भरा हुआ है, अगर आप उसको खाली लेते हैं तो इट्स गिव अ नेगेटिव इम्प्रेशन, और पॉजिटिव अगर आपने लेना है तो आप उसको भरा हुआ तस्वुर करते हैं। तो जहाँ तक हमें अक्सर आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम पूरी दुनिया में है और ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो अगर आप इसको एज ए इकॉनमी देख लें, और बीइंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान रिकग्नाइज किया जाता है एज अ मुस्लिम कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी अपनी एक रिकग्निशन है और अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, तो ये एक हमें एडेड एडवांटेज है जिसे हमने कैश करना है, लेकिन अभी तक हम उसको उस तरह से कैश नहीं कर सके। और इंशाल्लाह यही एक वजह है ताकि हमारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स और ये हम लेके आएँ और हलाल के कल्चर को फ़रोग दें, और कम से कम वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर पाकिस्तान हलाल लोगो हो, तो वो जो भी कंज्यूमर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो उसका उसके ऊपर इतना एतमाद हो कि वो उसे आंखें बंद करके ले सके। अच्छा अख्तर साहब, जैसा कि हलाल अथॉरिटी पाकिस्तान से मुतालिक आप बता रहे हैं, दुनिया भर में हलाल फूड की $3 खरब की एक मार्केट है। आपके टारगेट्स क्या हैं कि उस बैनुल-अक़वामी मार्केट से कितना शेयर हम इस अथॉरिटी के अगराज़ व मकासद हासिल करने के बाद हासिल कर सकते हैं? देखें, इसमें इस तरह है कि वाकई ये जो एक रफली कैलकुलेशन की जाती है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला जाता है मुस्लिम जो बिज़नेस होता है हलाल का, लेकिन फिर हमें यही कहा जाता है कि पाकिस्तान का उसके अंदर कितना शेयर है। पाकिस्तान के शेयर बहुत कम है, और उसका रीज़न ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट हलाल नहीं है, ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ से कोई सा भी प्रोडक्ट यूरोप या अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हलाल सर्टिफिकेशन तो एक एडेड वैल्यू एक सर्टिफिकेशन है, लेकिन उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी उस कंट्री में, यानी उसके क्वालिटी के पैरामीटर्स, उसकी स्पेसिफिकेशन, उस प्रोडक्ट का मयार, सबसे पहले तो वो मयार उसने उसको कंप्लाई करना है जिस कंट्री में वो जा रहा है।
हलाल उसके बाद सेकेंडरी आएगा। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें अपनी मयार जो हमारी क्वालिटी जो है हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, सबसे पहले उसको इन्हेंस करना है। और यस, क्योंकि इस वक्त तो हम बिल्कुल नीचे हैं, तो हमें इसको अगर आप इस तरह ले लें, वो जो स्वॉट एनालिसिस होता है कि अगर ये इस वक्त हमें एक थ्रेट है तो उसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा हमारे पास एवेन्यू है, मौका इस वक्त मौजूद जी है। बिल्कुल। अच्छा, अख्तर बॉगी साहब, जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं, हलाल की बात करते हैं, तो अमूमी तौर पर खाने पीने की चीज़ें ही जहन में आती हैं कि शायद हलाल का लेबल जो है वो मीट प्रोडक्ट्स के साथ जाएगा या फिर फूड जो मुख्तलिफ किस्म का हम कंज्यूम करते हैं। आपके पास जब पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी की हम बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हलाल कैटेगरीज के हवाले से सामने आती हैं जिन पर इसको की जाती है सर्टिफिकेशन इसकी? देखिए, सबसे पहले जो आपने जैसे कहा कि जब भी हम हलाल का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि ये फूड आइटम्स ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फूड आइटम्स के अलावा, यानी कि अगर जो आप आम जबान में ले लें कि जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो उसे हम यही कहते हैं जी इसे हलाल किया जाता है। फूड ये तो, और इसके अलावा जितने फूड आइटम्स हैं, फिर फूड के भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, फिर मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं। तो अब सिर्फ उस जानवर का हलाल होना और उसका सही तरीके से ज़िबा होना ही काफ़ी नहीं है। उसके बाद भी जब उसको हम प्रिजर्व करने के लिए और उसके जब बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन सब की भी एश्योरेंस देना कि जब तक ये आखिरी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता, उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपको शक व शुबा हो कि वो हराम है, वो शामिल तो नहीं हुई। तो इस सारे प्रोसेस के अश्योरेंस का नाम जो है ना वो हलाल है। लेकिन हम जब कैटेगरीज की बात करते हैं, खाने के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसके बीच में हम समझते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही लेता हूँ, बीइंग अ वुमेन, सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉस्मेटिक्स और के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, इतने सारे। और आप अगर इस बिज़नेस को भी देख लें, हम चाइना से और वहाँ से इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप इसको, और उसमें अगर आप देख लें, इसमें से आज अगर आप जितने भी प्रोडक्ट्स ले रही हैं, अगर आप उसको आज के बाद जाके देखें कि और आप उनसे मांगें, आप जिससे लेते हैं कि आपको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़ी हैं। एग्जैक्टली। तरीक़ाकार बोगियो साहब क्या होगा इसका? यानी जब आप डेफिनेटली यू आर द फर्स्ट डीजी, तो अब ज़ाहिर है आप कानून साजी भी हो गई, बहुत सी चीज़ें, अब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर जाते हैं तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक तो लोग अक्सर इसको लेते हैं कि स्लॉटर्स तक ही लेते हैं, स्लॉटर हाउसेस तक लेते हैं। ये मेरे हिसाब से एक बहुत छोटा सा इशू है। और इसके बाद आपके जितने भी हलाल और हराम फूड प्रोडक्ट्स हैं, किसी और हवाले से जब भी आपके जितने भी शक व शुबात होंगे, तो आपके पास एटलीस्ट एक फोरम होगा जिसको आप अप्रोच करके ये मालूम कर सकते हैं कि जो भी आपके शक व शुबात हैं उसके ऊपर क्लैरिटी ले सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप 3 साल पहले चले जाएं तो लाहौर में, और अक्सर ये हमें कहा जाता है जी हराम गोश्त है और ऐसा है वैसा है। मुझ जैसा शख्स भी 2 से 3 साल तक बड़े कंफ्यूजन में रहा कि मैं जब भी आउटडोर करने जा रहा हूँ कि पता नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा। फिर मीडिया में भी इसकी हाइप बनाई गई, लेकिन 3 साल के बाद जब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, जो पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने आके इसको बिल्कुल ही डिनाई किया कि ऐसा कोई इशू नहीं था, कोई भी हलाल मीट नहीं था। तो अब मुझे बताएंगे, हम और आप जो हमारी आवाम है वो 3 साल तक जो इस कंफ्यूजन से गुजरी, तो ये प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसा कोई फोरम तो हो जो आपको ये बता सके कि ये सही है और ये गलत है। जी अख्तर साहब, जैसा कि अथॉरिटी का क़याम तो अमल में आ गया, अब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ तक पहुँचा है? मुख्तलिफ शहरों में क्या इसके दफातर खोल दिए गए हैं? किस तरीके से एक आम आदमी जो है वो अप्रोच कर सकता है आपके दफातर में? अच्छा, देखिए, हम जैसे मैंने कहा कि 2020 में और एट द पीक ऑफ कोविड-19 इसके फंक्शन शुरू हुए। तो इस वक्त तक हमने जो बेसिक चीज़ें हैं, इसके रूल्स के ड्राफ्ट और ये सारे बना लिए हैं, लेकिन आपको पता है वो भी एक लेंथी प्रोसेस होता है। लीगल उसकी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसकी अलाइनमेंट होती है, फिर उसको लॉ डिपार्टमेंट, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अपार्ट ऑफ इट हमारे जो प्लान्स हैं उसके अंदर यही है कि जितने इस्लामाबाद से लेके जितने भी हमारे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे हमारे रीजनल ऑफिसेस का क़याम होना है, और जितने भी हमारी पोर्ट्स हैं वहाँ पे, ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं
तो उन सब के कंट्रोल के लिए इन सारे ऑफिसर्स का क्या होना है। फिर है ये कि हमारा जो इस वक्त हमने ड्राफ्ट तो कर लिए हलाल सर्टिफिकेशन मार्क्स लोगोस की, तो जितने भी यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स और फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसके रजिस्टर होंगे, वो रिकग्नाइज होंगे थ्रू हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़। और जो भी प्रोडक्ट उनके थ्रू आप जब भी मार्केट में जाएं, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो QR का सिस्टम, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के सिस्टम मौजूद होंगे कि ताकि आपके ये सारे मसाइल और एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस दे सकें कि जो आप पैसे खर्च करके या जो चीज़ आप ले रहे हैं वो हलाल ही है। ठीक है, जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, ज़ाहिर है कि बाहर से भी आने वाली, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जाने वाली, तो किस तरह के पैरामीटर सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी का चेक किस तरीके से किया जाता है, और अपनी किसी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेशन के लिए अगर लेकर आना है तो पूरा एक प्रोसेस क्या है उसका? देखिए, सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उस लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है XYZ, उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल से लेके A से लेके Z तक जो प्रोसेस है, उसकी एश्योरेंस के इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हलाल हैं। वो फिर ये काम अक्सर ये आता है कि शायद अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपने पावर से एक्सीड कर जाती हैं, तो इसलिए हमने शुरू से इसको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की तरफ रखा है, आउटसोर्सिंग की तरफ रखा है। हमारे पास पाकिस्तान में जितनी भी हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं उन सब के अंदर शरिया एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनके अंदर जो है साइंस और फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने उनको रजिस्टर करना शुरू कर दिया है हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी लोकल। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पाकिस्तान का। फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, जब उनको हलाल लोगो मार्किंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसको एक हर प्रोडक्ट को एक यूनिक सा एक नंबर होता है जिसके तहत वो उसके पर अपना लोगो इस्तेमाल कर सकेगा हलाल का। तो उसके बाद यानी एनीवेयर यू सी कि वो हलाल लोगो मौजूद है। आपने, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे अक्सर एडल्ट्रेशन भी होती है और फेक जो है पब्लिसिटी भी होती है। आपका काम सिर्फ उसको वेरीफाई करना होगा कि ये सही वाकई ही जो ये क्लेम कर रहा है ये है कि नहीं है। अब हम आ जाते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर कि बाहर की कंट्री से हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास यही कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है ना वो डंप यार्ड है इंपोर्ट्स का। जो भी सब स्टैंडर्ड और लोअर क्वालिटी की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे लाके डंप की जाती हैं। तो उसके लिए हमने सिस्टम ये शुरू किया है कि जितनी भी वहाँ की कंपनीज हैं जो हलाल सर्टिफाई करती हैं, हम उनको रिकग्नाइज कर लें, उनको रजिस्टर कर लें और जिसको वो सर्टिफाई करती हैं वो हमसे रिकग्नाइज्ड है, उसकी ट्रेसेबिलिटी है, उसको हम एक्सेप्ट कर लें और अपनी आवाम को बताएं कि वो सही है। अच्छा भोगी साहब, इसमें एक और चीज़ जो आपने मेंशन की कि ज़रा 18वीं तरमीम के बाद हम देखें तो सूबे जो हैं खुद मुख्तार भी हैं किसी हद तक, तो उस हवाले से क्या पॉलिसी क्या? अच्छा, इसका मैं इन डिटेल आपसे आंसर ज़रूर लूँगी, लेकिन चूँकि इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो अपने सामीन के साथ वो भी थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं, फिर इन डिटेल इसका आंसर भी आपसे लेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं सामीन। जो हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो न्यू कॉन्स्टिट्यूट किया जिसमें 11 मेंबर होते हैं, ठीक है, 11 मेंबर्स में हमें ये ट्रेन लगी थी कि वो मुझे बता दीजिए। अजान 4:45 पे उसको ये दिखाएं कि कितनी प्रायोरिटी पे है और हम इसको एक फेयर इलेक्शन करवाएं और उस फेडरेशन को रिकॉग्नाइज करें और जिसको भी वो करे और जिसको अनाम भी करे। तो उसके अंडर हम फिर अपनी स्पोर्ट्स को, फुटबॉल को आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें। तो मेरी ख्वाहिश यही है, हुकूमत की ख्वाहिश यही है कि जो भी मैंडेट दिया हुआ है उसको हमें एक रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए था। और उनसे मैं कहूँगी कि फेडरेशन भी कि इसको एमिकेबली रिजॉल्व करे, विकेट करे। और मैं फीफा से भी कहूँगी कि इस हमें टाइम मिलना चाहिए क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में एक डायलॉग और एक ब्रिज का गैप का जो भी है गैप उसको हम ब्रिज करें। और इसके साथ साथ उनको भी चाहिए कि वो भी एक, क्योंकि 18 महीने हो गए हैं
और उनके हेड्स भी चेंज हुए हैं और उनकी सेक्रेटरी भी कोई कोर्ट में गई थी बहरहाल। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो उनको मैंडेट दिया है उसके मुताबिक वो भी अपनी इलेक्शन करा के और एक जेन्युइन बॉडी को हैंड ओवर कर दें। जी वफाकी वज़ीर बराए बनल-सूबाई हमांगी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो हैं वो गुफ्तगू कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और यकीनन उन्होंने एक वाज़े जो स्टैंस है वो बयान किया। वापस अपने प्रोग्राम की तरफ लौटेंगे। हमारी इस वक्त मेहमान शख्सियत हैं डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी अख्तर बोगियो साहब और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे और ब्रेक पर जाने से पहले नवी साहब आप उनसे एक सवाल कर रहे थे, उसी से हम अपना सिलसिला वापस छोड़ेंगे। बिल्कुल कि ये जो मुख्तलिफ सूबों में होगा और उसके साथ साथ जो दूसरा मेरा सवाल होगा कि इस वक्त ज़ाहिर है जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हिलाल अथॉरिटी या कोई ना कोई एक प्रोडक्ट मौजूद है, तो जो पाकिस्तान में पोटेंशियल कितनी होगी बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी कंज्यूम कितनी हो सकती है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस पे मैंने देखा है अक्सर लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। और ये मुझे इसलिए भी सवाल ज़्यादा अट्रैक्ट करा क्योंकि इवन आज मैंने एक हमारे पास एक रशियन डेलीगेशन आया था और वो भी इनके साथ भी यही मसला था। इशू ये है कि जब कोई इस तरह का हलाल का इशू आता है, फॉर एग्जांपल कोई मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब है, मलेशिया है, हमें इतनी मुश्किल नहीं होती है उनके साथ करने में क्योंकि जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी रेगुलेटरी बॉडीज़ पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी की तरह मौजूद है और उन्होंने जितने भी वहाँ पे उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के थ्रू उन्होंने रजिस्टर और रिकग्नाइज़ किया हुआ है। तो बजाय इसके कि उनके पास अगर 1000 कंपनीज़ हैं और हम जाके एक एक को रजिस्टर करें, वो हमारे लिए बड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने फॉरेन ऑफिस के थ्रू उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उसके साथ MOU साइन करते हैं और जिसको वो रिकग्नाइज करते हैं अपने मुल्क में और इसी तरह फिर जो हमारे मुल्क में हमने जिनको रिकग्नाइज किया हुआ है तो वो उस MOU के तहत वो टू एंड फ्रो उनकी ट्रेड होती है। जिसको हमने एक्सेप्ट किया उसको उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। अब आ जाते हैं नॉन मुस्लिम्स की तरफ। तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज जितनी है वहाँ पे हलाल रेगुलेटरी बॉडीज तो हो नहीं सकती, तो वहाँ पे कुछ इस्लामिक एसोसिएशंस काम करती हैं। तो हमने उनसे यही कहा है कि आप जो हलाल एसोसिएशंस हैं आप जितनी भी आपके पास हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं आप उनको रजिस्टर कर लें, एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और फिर जिसके साथ जो है हम उसको एक ड्यू प्रोसेस के बाद उसको रिकग्नाइज कर लेंगे। सही। अच्छा अख्तर साहब, हलाल बॉडीज़ जो हैं उनसे क्या मुराद ली जाती है और हलाल बॉडीज़ जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल कैसे मुकम्मल होगा, क्या की जा रही हैं? दूसरा ये कि जो कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट करती हैं या यहाँ बनाती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं उनकी सर्टिफिकेशन का क्या तरीकाकार है? देखिए बेसिकली जितनी एक पूरी दुनिया के अंदर एक आउटसोर्सिंग और थर्ड पार्टी का कंसेप्ट है। अगर हम हलाल अथॉरिटी के रेगुलेटर्स हैं तो ये थोड़ा सा इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है कि पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी खुद ही स्टैंडर्ड बनाए हलाल का, फिर हलाल अथॉरिटी जो है उसी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करे, फिर उसको ये रेगुलेशन करे और हर चीज़ वो खुद कर रही हो। तो इस तरह हमने इसको, क्योंकि थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट रखा है जिस तरह पूरी दुनिया में रखा जाता है, तो हमने किया इस तरह से है कि पाकिस्तान में जितनी भी हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं वो सब स्पेशली वो जो एक्रीडेटेड है, क्योंकि जो भी एक्रीडेटेड चीज़ होती है भले वो लेबॉर्ट्री हो, सर्टिफिकेशन बॉडी हो, वो पूरी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज की जाती है जो एक्रीडेटेड बॉडी होती है। तो हम यही चाहते हैं कि जितनी भी हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं हमारे पास काम कर रही हैं वो जो एक्रीडेटेड हैं उनको हम पूरे प्रोसीजर के बाद उनको असेस करने के बाद हम अपने पास रजिस्टर कर लें, रिकग्नाइज कर लें एंड लेट देम डू द आउटसोर्सिंग के बाद आप जाके वो काम हमारे लिए करें टेस्टिंग का और हमें बताएं कि आया वो कंप्लाई करता है या नहीं करता। अब आ जाते हैं कि जब भी ये टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेशन होती है, ये किसी न किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फजर की नमाज़ पढ़नी है, आपको मुझे पता है कि 2 फ़र्ज़ हैं और 2 सुन्नत हैं, अगर आपको ये ना बताया जाए कि आपने 2 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत पढ़नी है तो आपको ये नहीं पता कि आप फिर आप सारा दिन पढ़ते ही रहें। तो बेसिकली स्टैंडर्ड सेट हुए हुए हैं। जो हम OIC कंट्रीज़ हैं ये सब अंडर SIMIC जो स्टैंडर्डाइजेशन मेट्रोलॉजी और स्टैंडर्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्टैंडर्ड्स मीट किए हुए हैं और पाकिस्तान उसका मेंबर है।
और हमने उनके काफ़ी सारे स्टैंडर्ड अडॉप्ट भी किए हुए हैं, हमने उसको हार्मोनाइज भी किया हुआ है अपने हिसाब से। हार्मोनाइज में बेसिकली होता ये है कि अगर कोई अमेरिकन स्टैंडर्ड है, वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ की कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो वो हम अपने कंज्यूमर्स की और अपने मुल्क की सहूलियात को देखते हुए उसको उसके साथ अमेंड करके और हार्मोनाइज कर लेते हैं। तो जितने भी स्टैंडर्ड को हमने हार्मोनाइज किया हुआ है, उन स्टैंडर्ड को ही कंप्लाई करना पड़ता है उन प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए। अच्छा, जैसा कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो कि गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, 19वें नंबर पर है तकरीबन। जो आलमी मार्केट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो एतमाद साजी है दूसरे ममालिक की या दूसरी मंडियों की, उसके लिए क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर मैं पिछले 8 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो नहीं ले सका। इशू ये है कि हम खुद यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से जितना भी मीट एक्सपोर्ट हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर आप इसको देखें तो मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि सऊदी अरब और इसके साथ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे गोश्त के मीट का मार्केट ज़्यादा है, अगर आप उसमें देखेंगे तो पाकिस्तान का शायद 3 से 4% का शेयर है जी। बाकी जितना भी उनके पास मीट आ रहा है वो आ रहा है इंडिया से, वो आ रहा है न्यूजीलैंड से, वो आता है ऑस्ट्रेलिया से या दूसरी कंट्रीज से। इवन अगर आप सऊदी अरब की मिसाल ले लें, ईद उल अजहा पे जो हम जो कुर्बानी करते हैं वो भी सारा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो शुरू में मेरे जहन में भी यही सवाल था कि वाई नॉट टू इनहेंस अवर प्रोडक्शन और हम उनको दें। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो इशू ये है कि वो कहते हैं कि उनको जो स्पेसिफिकेशन, जिस स्पेसिफिकेशन का वो प्रोडक्ट चाहिए या जो जानवर चाहिए वो हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि हम चलते हैं कुदरती अमल के ऊपर, वो चलते हैं टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक अमल के ऊपर। यानी उनको अगर कोई जानवर है तो वो कहते हैं जी इसका वेट 50 से 60 के बीच में होगा, उसका जो फैट्स होंगे वो इस लिमिट से लेके इस लिमिट से होंगे, इसका पीएच वैल्यू जो होगा वो 5.3 से 5.7 में होगा, उसका जो कलर होगा मीट का वो इस टेंसल्स के मुताबिक ये होगा। तो इसमें फिर अभी हम काफ़ी लोगों से हमने कहा है, हम चाह रहे हैं कि फूड लॉट फैटनिंग का एक प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसको हम लॉन्च करें। इसमें हमारे मिनिस्टर साहब भी काफ़ी सीरियस हैं, तो हम हैं उसमें, लेकिन आई थिंक इट विल टेक टाइम कि जब तक हमारे प्रोडक्ट का मयार वो नहीं होगा तब तक वो हमसे नहीं लेंगे। ठीक है, अगर हम आम आदमी की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी की बात करते हैं, यकीनन आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसको बेहतर करने के लिए और हलाल सर्टिफिकेशन के साथ उसको मज़ीद इम्प्रूव करने के इक़दाम लिए जा रहे हैं। तो सो फार क्या इक़दाम लिए गए हैं और आने वाले वक्त में आप किस तरीके से लोगों तक अवेयरनेस जो है उसको लेकर जाएंगे? जी देखिए, इस वक्त तक हमारी कोशिश यही है कि हम मासेस तक अवेयरनेस दें, लेकिन थोड़ा मैंने जैसे अर्ज किया कि कोविड-19 की वजह से हम थोड़े से ना पब्लिक इवेंट्स कर पा रहे हैं, ना इस तरह में थोड़ी सी हमें इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन अगेन यही आपके सोशल मीडिया, यही आप लोग, यही मीडिया, क्या अवेयरनेस आप लोगों से ही आनी है। अभी हमने कुछ चीज़ें की, अकेडमिया के साथ कुछ की हैं, जिस तरह मिनहाज यूनिवर्सिटी ने भी अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है हलाल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का, तो इसी तरह और है। फिर हमारे कुछ और अभी जैसे कुछ हालात बेहतर हों तो हमने MOU साइन करने यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्योंकि अगर जो हमारा जो ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट है उसको ये अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि हलाल सिर्फ हलाल यानी कि बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और यानी कि इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है सर्टिफिकेशन, ऑडिटिंग, इंस्पेक्शंस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, तो इस सब का मजमुआ है। लेकिन हम जैसे आम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम पकड़ के उसको ये देख रहे हों कि ये हलाल है या नहीं है। जैसे कि कॉस्मेटिक्स की बात कर सकते हैं हम, या फिर इवन टूथब्रश की बात कर लें तो कुछ पे लिखा हुआ होता है, कुछ पे नहीं होता। तो वो एक जो फ़र्क है उसको मिटाने के हवाले से जो आपके इक़दामात हैं वो बहुत मैटर करता है। देखिए ना, इसीलिए हमने जैसे कहा कि हम वी आर गोइंग फॉर थर्ड पार्टी और आउटसोर्सिंग। यानी कि ये नहीं हो सकता कि मैं खुद ही किसी एग्ज़ाम की तैयारी करूं, फिर मैं अपना एग्ज़ाम खुद दूं, और फिर मैं अपना पेपर चेक भी खुद करूं, और फिर मैं रिजल्ट भी अपना खुद दूं, और फिर आपसे सर्टिफिकेट भी ले लूं उसका। तो ये बेसिकली ये थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट्स जो है ना, ये हमें लाने पड़ेंगे इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि यानी कि आप अपनी चीज़ को आप असेस ना करें, किसी और को करने दें।
तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो ये चीज़ें हम अचीव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, क्योंकि आप पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी में भी रहे हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान PSQCA के लोगो हम देख रहे हैं तमाम प्रोडक्ट पे, और उन्होंने कंपल्सरी किया है कि कोई भी मार्केट में या पब्लिसिटी उस वक्त नहीं कर सकता जब तक उनका लोगो ना हो। तो हलाल फूड यानी आपकी जो अथॉरिटी होगी, इसमें अभी तक कितने डायग्नोज हुए हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड ने तकरीबन 170 प्रोडक्ट्स अभी तक उनके पास मौजूद हैं। तो क्या इसमें कोई कैटेगरीज मौजूद हैं? टोटल कितनी प्रोडक्ट्स होंगे? देखिए, अब जैसे पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल है, उसका एक तरीके का डिफरेंट है। वो टाइम टू टाइम अपने जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मैंडेटरी करते जाते हैं। तो इस वक्त उनके मेरा ख्याल है कि 160 समथिंग है, 162, और जिसमें से 43 फूड है, बाकी दूसरे हैं। और फिर मैं अगेन, मुझे याद है आपने पहले से सवाल किया था 18th अमेंडमेंट वाले इफेक्ट्स। तो 18th अमेंडमेंट की वजह से ये बिल्कुल बुरी तरह हैम्पर हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेस ट्रेडर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, और मुझे एक चीज़ प्रोडक्ट जो है इटली के साथ मेरा एक बिजनेस डील होती है, तो मुझे ये बताएं कि जब मैं वो प्रोडक्ट यहाँ से इटली भेजूंगा तो मेरे और उसके जो लीगल मामलात हैं वो पंजाब फूड तय करेगा, सिंध फूड करेगा, बलूचिस्तान फूड करेगा, कौन करेगा? या वफाकी इदारा। तो इसलिए अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यूरोपियन कम्युनिटी की मिसाल ले लें, जो EC कंट्रीज हैं, वहाँ पे जबकि वो उनके पास भी अपना फेडरेशन का सिस्टम है, लेकिन जस्ट टू इनकरेज देयर बिजनेस उन्होंने क्या किया है कि ये जितनी भी 12-13 यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसको उन्होंने यूरोपियन EC यानी यूरोपियन यूनियन के अंदर सारे आ गए, EU के अंदर, और उनका भी एक मार्क है क्वालिटी का या किसी चीज़ का, एक मार्क है, एक बॉडी करती है जिससे वो सारे 12 या 13 मुल्क एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट्स, जहाँ पे एक सूबा दूसरे सूबे को भी शायद एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और फेडरेशंस के मामलात हैं। तो बिजनेस के मामलात और ट्रेड के मामलात थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसमें आपको थोड़ी सी लीनियंसी दिखानी पड़ती है हर इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, हर लिहाज से कि आपका बिजनेस बढ़े। जब ये यूरोपियन यूनियन जैसे जो है सो कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, वो एक मार्क के ऊपर आ रहे हैं, 1 सर्टिफिकेशन के ऊपर आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जा रहे? तो ये एक सोचने का एक मुकाम है हम सब के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, अगर हम मार्केटिंग की या अवेयरनेस की बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ या जैसे नेवटेक है, ऐसे इदारे हैं जो सर्टिफिकेशन या डिप्लोमास करवाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में किस लेवल के बाद ये डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेशन, जो यानी लोग फील्ड में काम कर सकें इस पर? देखिए, बेसिकली जो इस फील्ड में बेसिकली ये एक एक्सपर्टीज़ की फील्ड है, ये सिर्फ उस तक नहीं है, जैसे यानी कि आपका उस रिलेटेड एजुकेशन होना। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, और तो 16 years ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन मस्ट होना चाहिए, और उसके बाद आप जो जिस तरह और दुनिया के ममालिक में होता है, मैंने खुद किया, मैंने इंजीनियरिंग के बाद मैंने खुद 2 साल का प्रोग्राम किया है क्वालिटीज़ के अंदर और उसके अंदर, ताकि मेरे अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जाएं और ताकि मैं फिर उस डिपार्टमेंट में जाके या उस एरिया में जाके काम कर सकूं। क्योंकि अगर आप किसी एक बच्चे को आफ्टर मैट्रिक और इंटर करेंगे तो उसका तो जहन इतना पुख्ता नहीं होता, वो शायद ये समझता है ये करने के बाद मुझे जॉब मिलेगी। लेकिन जब भी आप किसी भी अच्छी जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर हो या मल्टीनेशनल हो या गवर्नमेंट हो, तो वो जो एजुकेशन लॉक होता है वही ग्रेजुएशन पे होता है। सो लेट देम डू द ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद अगर वो इस फील्ड में आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अख्तर साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया, जिस तरह से अथॉरिटी जो है वो वफाकी सतह पर इसका क़याम अमल में लाया गया, सूबों के साथ किस किस्म का मैकेनिज्म किस तरीके से चलाया जा रहा है, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कैसी है? देखिए, इसमें इस तरह है कि फिर अगेन अभी 1-2 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि आपका हलाल मार्क एक ही होगा, और जितने भी प्रोविंसेस हैं उन सब प्रोविंसेस के अंदर सेकंड फेज़ के अंदर पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी के रीजनल ऑफिसेज का क़याम होना है। और अगर वो उससे भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पेश आई तो हो सकता है लाइजन ऑफिसर्स उससे आगे भी खुले। फिर जितनी भी पाकिस्तान की पोर्ट्स हैं, एट दिस मोमेंट हमारा प्लान पोर्ट कासिम अथॉरिटी और कराची पोर्ट ट्रस्ट का है, और सेकेंडली जाके शायद ये गवादर में भी आ जाए।
तो ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं आपके जहाँ पे आपको इन चीज़ों, तो ये जब आप पंजाब हर सूबे के अंदर रीजनल और ये ऑफिस खोल लेते हैं तो ये पूरा कवर हो जाता है। और फिर हमारा थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर तो वैसे ही हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ भी इन्वॉल्व है। तो ये यानी मेरा अपना अंदाज़ा यही है कि चीज़ें स्मूथ होंगी। अच्छा अख्तर साहब, जैसा कि जो मार्क की बात आप कर रहे हैं, जो अलामत जाहिर करेगी कि ये हलाल फूड है, एक आम सारिफ किस तरीके से उसको जज कर सकेगा कि वो एक हलाल प्रोडक्ट खरीद रहा है मार्केट से? देखिए पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी में भी काम किया है, हमारे पास पाकिस्तान में प्रॉब्लम सर्टिफिकेशन का इतना बड़ा नहीं है। असल प्रॉब्लम हमारे पास है एडल्ट्रेशन का, यानी कि एक प्रोडक्ट वो उस कंपनी का ही नहीं होता और वो उसका काउंटरफीट होता है और वो उसने उसको डिक्लेयर किया हुआ था कि ये इस कंपनी का है जी। तो ये फिर अब जाके ट्रेडमार्क और आईपीओ ये भी फंक्शनल हुए हैं, तो इससे काफ़ी चीज़ें कम तो हुई हैं लेकिन अभी तक कम नहीं हुई। अब आप आ जाते हैं सर्टिफिकेशन के ऊपर कि हलाल सर्टिफाइड अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो उसके ऊपर वो ऑथराइज होगा हलाल लोगो इस्तेमाल करने का, और हलाल लोगों के साथ उसका एक यूनिक सा एक लाइसेंस का नंबर होगा, प्लस उसके हर प्रोडक्ट के ऊपर उसका QR कोड होगा, जिसे आप कोई भी आम सार्फ बंदा जब उसको उससे डिकोड करके और देख सकता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ बना, कब बना, हलाल है या नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर उसके कोई शक शुबात हों, ये अपने मोबाइल फ़ोन से वो कर सकेगा एक साथ? बिल्कुल ये मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस आएंगी और ये उससे उसको एक्सेस कर सकेगा। और उसके बावजूद भी, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे हो सकता है किसी ने गलत QR कोड भी उसके अंदर डाला हुआ हो, तो उसके लिए फिर हम टोल फ्री नंबर्स और फैसिलिटेशन सेंटर्स का काम है कि अगर आपको उसके बावजूद भी कोई शक व शुबात हैं तो आप वहाँ पे कॉल करके उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यकीनन इस वक्त हम अपने सामीन को भी बताते चलें कि हमारे साथ पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अख्तर बोगियो साहब मौजूद हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी खुराक या शाय खुर्दनोश से लेकर हमारे कॉस्मेटिक्स और फिर दीगर अशिया, वो अशिया जिन पर शायद हम कभी नहीं सोचते कि क्या ये हलाल की कैटेगरी में या फिर गैर जो हलाल जो अशिया नहीं होती हैं उनकी कैटेगरी में आती है या नहीं, उनके हवाले से आज हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी का क़याम और फिर इसके अगराज़ व मकासद के साथ साथ आम आदमी की ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बनाया जा रहा है, सूबों में किस तरह से कोऑर्डिनेशन की जा रही है, सर्विसेज जो हैं उन पर किस तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है और उसकी मॉनिटरिंग का एक अमल जो है वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवाह में जो आप हमारे साथ मौजूद कर लेते हैं। यकीनन जब नया कोई भी इदारा का क़याम, फिर पहले जो से आते हैं, आप पहले DG हैं, इसके से होते हैं कई तरह के ऑब्वियस भी, तो वो कौन से चैलेंजेस हैं और टैकल कर रहे हैं? किसी नया उसमें चैलेंजेस होते हैं, अगर उसमें एक नई विजन आई हो तो अप्लाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा है कि हम और वन विंडो ऑफिस हो, लेकिन क्यों कुछ चीज़ें पाकिस्तान के जो लोग हैं सो बहुत सारे हैं, फिर वो रिजॉल्व भी होते हैं। इस वक्त कुछ रिक्रूटमेंट के उसकी वजह से प्रोसेस लिटिगेशंस के कुछ इशू, अब वी आर ऑलमोस्ट कुछ और डाउन हो जाएंगी। फिर कोविड की वजह से कि हमारे वो बहुत ज़्यादा स्लो, लेट्स सी थिंग्स। अख्तर साहब, एक तो हम देख रहे हैं कि जब से आई है इन्होंने बात की और एक्सपोर्ट को कम करने की बात की, उसको अभी हम देख रहे होते हैं कि ये इतनी एक्सपोर्ट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो आपका एक में भी क्या इनकम के गिलगित में सुस्त बॉर्डर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी होती है, वाले से एक्सपोर्ट करने के हवाले हुकूमत की तरफ से कोई किस तरीके से अवेयर किया जाएगा या इसी एक नई यहाँ पर वो किस तरीके से फील कर। गिलगित बल्तिस्तान ऑल प्रोविंसेस उनके जितने, इसमें तो कोई शक नहीं कि अच्छा, फिर जो फूड आइटम्स और दूसरी चीज़ें होंगी, इंटर प्रोविंस अगर कोई चीज़ है लोकली तो वो एक्सपोर्ट भी होगी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इसके हलाल सर्टिफिकेशन का जाता है, तो ऑलमोस्ट हमने कुछ अवेयरनेस देनी होती है, उनकी अपनी स्पेशल एडिशन होती है। बिल्कुल सही। तो जैसे कहा कि हमारा इरादा हलाल सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि पहले से जो हमें क्वालिटी के हवाले से इशू, सर्टिफिकेशन तो वो हो जाए कि वो एक्सपोर्ट भी बढ़े और वो हमारा भी उनकी डिमांड है वो पूरी, वो चैलेंजेस हमारे हैं। पहले इन चीज़ों को कभी एड्रेस नहीं, तो ऑब्स्टेकल्स भी और इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा, देखते हैं कि हमारे होते हैं जिसमें दूध और विटामिन्स उसमें शामिल हैं, समझ सकते हैं कि इस वक्त जो वो हलाल हैं और बच्चे जो, देखिए मसला इस्लाम में क्लियर है, हाँ यस और नो, तो हमें पता है कि ये हलाल है, आपको ही पता है। वो मशबू कहते हैं और शक शुबात कैसे दूंगे, थ्रू अश्योरेंस सिस्टम्स के थ्रू, यानी कि अगर ऐसा फोरम जो जिस पे आपका एतमाद है तो उसमें तो आपको कोई शक, तो दैट्स व्हाट सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हों
और वो लें, दूसरों को भी इनकरेज कि इन मयारात को या इसकी खिलाफ वर्जी करवाई के लिए क्या उसमें भी हमारे उसके अंदर पूरा एक मैकेनिज्म अभी हमारे जो नए सेक्रेटरी उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट किया, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव कि इसके अंदर आप कुछ ट्रिक भी लेके आए, तो वो ड्राफ्ट बनाने वाले हैं उसका सिस्टम एक्ट के अंदर जो सजा है वो थोड़ी तो उसको हो रही है कि उसको भी उस पर लेके आए अकाउंटेबिलिटी। तो उनकी मॉनिटरिंग का क्या प्रोसेस जो है वो हम होता ये है कि जैसे सर्विसेज ले लें, ठीक है, तो अब आप जो निकलते हैं तो 10 बैंक हैं और वो हमें ऑफर कर रहे हैं फ्री और किंग फराम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो अकल है वो असर है एग्जैक्ट वो जो कह रहे हैं वो जो क्लेम है या नहीं है, तो एग्जैक्ट उसका इस्तेमाल कह लें वो है, और बहुत सारी चीजें होती हैं कि जितनी हम जो हल को आउटसोर्स करके काम देना पूरे शरिया के और अच्छे बहुत से नामवर, तो ये वो लोग हैं जो करते हैं कि वाकई ये सही है, हम आते हैं सेकंड लेयर के अंदर उसकी सर्टिफाई करते हैं कि ये दीगर कौन सी अथॉरिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये एक वास्ट रेंज है इसकी भी चीज़ों की भी, तो उसकी मॉनिटरिंग सर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता कि आपको पावर्स जो है ना वो डेलीगेट करके आपको आउटसोर्स करना पड़े। अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल की मिसाल घर के अगर एक तो घर में खाना के कपड़े भी धुलते हैं उसके बाद, तो अगर आपकी जगह जॉब कौन करेगा हम देखेगा, तो आप चीजें जो होती हैं वो आपको अच्छा इससे होता ही है कि आउटसोर्स करके काम देंगे तो अवेयरनेस आएगी, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, नेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी पैदा, ये जो जितने भी ट्रेड्स हैं उसके अंदर भी पैदा होंगी, जो काम है जो आप वो करें बाकी, और क्योंकि जिसका जो करता है अख्तर साहब में जैसे कि अब अथॉरिटी का कया रूल्स बनाने के बाद अब बरामद शुरू करेंगे के ऊपर पाकिस्तान हलाल और ये चीज़ें उस पर आना शुरू। अगर आप मुझसे मैं कहूँगा कि विद इन अ मंथ और प्रैक्टिकली आप पूछेंगे कि उनका अपना एक प्रोसीजर, तो मेरा अंदाज़ा ये हमारे लीगल 3 से 6 माह में रूल्स वगैरह वाले, और मेरा कि इफ थिंग्स गो के बाद एटलीस्ट मार्केट में लेने जाएंगे और वो हलाल प्रोडक्ट चाहिएगा कि ये सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ हम ज़ाहिर है कि एतमाद साजी उनके साथ उसमें किसी किस्म की मुश्किल बहुत आसान है कि वो अपनी प्रोडक्टिफिकेशन से गुजारने के लिए तैयार क्लाद नहीं है, क्योंकि देखें ना कंट्री एक्सपोर्ट कर तो आपकी हर ठीक है, क्योंकि जो है वो इम्पोर्ट ही कर रहा होता है, ठीक है, दूसरे के हैं अमेरिका है कि जिस मुल्क के अंदर जो हमारा वो भी यही कहता है कि जिस मुल्क उसके स्टैंडर्ड्स तो वो उसमें इतने, लेकिन यह है कि जाती भी नहीं कर सकते, यानी मैं पाकिस्तान के अंदर और उसको मैं कहूँ कि जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, उन्हीं से कहूँ कि आपने तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है टीओ और ये सारे जो वहाँ पे टेक्निकल बैरियर टू उनके लिए भी जो आप देख लें जो आप अपने लिए समझे। बिल्कुल, इस वक्त हमारे यहाँ या फार्मर्स हैं, हम अगर ओवरऑल और मैक्स अगर प्रोडक्शन किस चीज़ मेंशल है कि वो एक्सपोर्ट होंगी, ज़्यादा मेडिसिन में बनाई जाती हैं हिलाल की जब सर्टिफिकेट डेफिनेटली जो और मज़ीद जो नई बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो दूध जो हमारे पास मीट है उसकी, देखिए ये एरिया है और जैसे भी आपने कहा कि उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना, कोई ट्रेनिंग यानी हमारी ट्रेन किया जाए या उनको अभी से उस देखिए फार्मर उनकी ट्रेनिंग यस बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाए उसकी मार्केट भी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे पास लिटरेसी रेशियो रेडी ही नहीं है मेहनत के ऊपर जाए भले उसको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो उसकी एजुकेशन नहीं दे सकते, और फार्मर ने उगाना तो इसके बाद लोग हैं एंटरप्रेन्योर टाइप, वहां से ये कि बजाय इसके कि हम गंदम और चावल एक्सपोर्ट करें, वाई नॉट टू प्रॉफिट, उसके इतने सारे बाय प्रोडक्ट है, हलाल सर्टिफाइड है, तो आप वो उसके एक्सपोर्ट करना शुरू करें कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़े। सब जैसा कि ये पूरा पर लागू हो जाएगा, सेक्शन कंपनीज की जो एवेल्युएशन है वो या फिर आप इसको भी आउटसोर्स सेक्शंस और ये सर्टिफिकेशंस का आउटसोर्स, लेकिन आउट आप जो है मॉनिटरिंग सिस्टम और रेगुलर मार्केटिंग मास होगा, और ये भी सर्टिफिकेशंस के ऊपर आपका एक आप टाइम टू टाइम उसको चेक भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने किसी को दे दिया दैट्स और प्रोसेस है। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट्स के हवाले से मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो और हम सोचे समझे बगैर जैसी रही हैं, लेकिन फलां चीज़ जब हम हलाल सर्टिफिकेशन पे ज़ाहिर है कि एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, आधा हो जाएगी, तो क्या उसके हवाले से भी कोई काम किया जा रहा है? इसमें ये होगा कि जब हलाल सर्टिफिकेशन की तरफ आएंगे, लिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं की क्वालिटी बढ़े, डबल चेक आएगा, क्योंकि उसको उस पूरे प्रोसेस स्टैंडर्ड्स मीट कर, पहला तो ये दिखाना पड़ेगा कि मेरा, उसके बाद वो आता है हलाल। अब मार्क के इस इतना नहीं पड़ेगा कि लेकिन वैल्यू एडिशन स्टैंडर्ड्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, इतना वो नहीं इम्प्रेशन दिया जाता है। एक यूनिट है या कोई कंपनी है, वो अगर
एक और वो अगर हलाल 2000 भरता है, डू यू थिंक कि ये उसको पढ़ेगा? क्योंकि अगर आप आ जाएं तो वो कुछ चंद तो, लेकिन यस कि वो उसको किस तरह क्लेम कर लेंगी। तो क्या कंपटीशन होंगे? बात करूं जिसमें नॉन मुस्लिम कुछ प्रोडक्ट्स तो हमारी ऐसे पास मजबूत होंगे से, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में भी होगा, तो वहां पर क्या करना होगा? देखिए आपकी जब आपके प्रोडक्ट की उस लेवल को, और यस जब सपोर्ट करूंगा यूरोपियन कंट्री यूनियन का जो स्टैंडर्ड, और उसमें काफ़ी हद तक, और यानी कि एलिजिबल भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें, तो फॉर एग्जांपल जितना भी एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग, मेरा भी थोड़ा एग्रीकल्चर से, फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने क्रॉप की, और वो करने के लिए एफ्लाटॉक्सिन, और यानी आपने अभी, और उसकी वैल्यू, वो जो यूरोप आपको प्रोडक्ट के पैसे तो अच्छे दे उनके अंदर इस तरह की, तो उसके लिए करने के लिए आप गुड प्रैक्टिसेस पे आना। अख्तर साहब, हमारे सामने जो हलाल है वो तमाम लेना, उस पर पाबंदी होगी, किस्म का प्रोडक्ट मौजूद होगा वो भी आप ले सकते हैं? लोगो तो एक चला लोगो है जी, और पाकिस्तान हॉलमार्क रेगुलेट तो हो गया है, और जब ये रेगुलेशन जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो बगैर उसके ऊपर पाबंदी होगी कर सके या सेल कर सके, होगा जब हमारे जाएंगे तब। और इस सूरत एक सारिफ है तो वो शिकायत है तो वो फिर कहाँ रब्ता है? अगर उसकी एज ए कंज्यूमर है तो उसकी किसी कोई शिकायत है और तो वो है, लेकिन है जो हाले से है तो वो डेफिनेटली एड्रेस करेगी। कोई शिकायत हमारे पास आती हमारी नहीं है। एक थोड़ा सा है कि हम जितने भी के इदारे हैं और चीज के इदारे, इनको थोड़ा इतना जरूर होगा कि वो एक राइट फोरम तक दिया जाए कि आपकी ये हमसे रेलेवेंट नहीं, इस डिपार्टमेंट से थी को इस भेज दिया। अच्छा अख्तर बोगियो साहब, पैगाम हमारे सुनने वाले जो है इख्तितामी लम्हात में देखें जी, कहूँगा कि जो भी होता है ना, कंज्यूमर होती है और उन्हें चाहता है फ्रेमवर्क में रहते हुए, तो इसलिए अवेयर जो है प्रोड्यूसर्स रेगुलेटर्स हैं कि वो जो ले रहे हैं और उनको क्या समझते हैं कि अवेयरनेस जो है वो बहुत। बोगियो साहब आप डायरेक्टर के साथ मौजूद रहे, सामीन इसके इख्तितामी लम्हात में दाखिल हुआ। हम कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के, प्रोड्यूसर हैं सईद अहमद कुरैशी, एक्जेक्टिव प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद तारिक चौधरी, जहां से आप खबरें समाप्त। ब्रेक की सुई हमारे